विशेष रूप से मेरे सामने उपस्थित मेरे नौजवान मित्रों, चाहे वो एनसीसी से हैं, चाहे वो एनएसएस से हैं, चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, क्योंकि विशेष रूप से एक कार्यक्रम आप सबके लिए है। और इस सभागार में उपस्थित मेरे आदरणीय पत्रकार मित्र, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गर्ल्स स्कूल की आगे हमारी छोटी छोटी बेटियों को, जिन्होंने बहुत सुंदर समूह काम यहां प्रस्तुत किया। थोड़ी सी कमी ये रही कि इस हॉल में रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, पूरे शब्द हम आपके नहीं समझ पाए, लेकिन जो आपकी लय थी, आपका जो ताल था और जो इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन थी, दैट वाज एक्सीलेंट। इसके लिए मैं बहुत लेकिन बॉयज स्कूल के मित्रों में भी कोई कमी नहीं रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आजकल के युवाओं को जो दिल की बात होती है वो उन्होंने यहां कही मंच पर बहुत सुंदर भोले के गीत गाए, और आजकल के जो नौजवानों के दिल की धड़कन होती है ऐसे गीत भी उनको सुना दिया आप सबको। इसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है, ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है? आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए सब, क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में ऐसे कार्यक्रम होते थे? नहीं होते थे। ये सभी राजनीतिक दल राजनीतिक महत्व के कार्यक्रम करते थे। कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे अगली बार हमारे दल को वोट ज्यादा मिल जाए? केवल पॉपुलिस्टिक मेयर्स, लोकप्रियवादी कार्यक्रम, और उन कार्यक्रमों में भी अपना गुणगान, केवल ऐसे कार्यक्रम होते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उस पर राजनीति के नैरेटिव बदले उन्होंने पूरे देश में, राजनीतिक परिभाषा बदली गई, और जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया वो ये था, केवल राजनीति नहीं करेंगे देश में, समाज की नीति भी करेंगे। और विशेषकर ये युवा जो मेरे सामने बैठे हैं, इनको ये बताया जाएगा आप किन पूर्वजों की संतान हैं, आप किस परंपरा, किस सभ्यता और किस परिपाटी के ध्वज वाहक हैं आप लोग। इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि ये विदित है, कोई भी दल, कोई भी संगठन और कोई भी देश यदि अपनी सभ्यता को भूलता है,
अपनी परंपरा को भूलता है और अपने पूर्वजों के किए हुए काम को भूल जाता है, वो देश अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है मित्रों। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक अनूठा अनुपम कार्य इस देश को दिया है, और ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसको राजनीतिक कार्यक्रम समझने की तो भूल ही नहीं करनी चाहिए। ये पूरे देश का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, और जिस महापुरुष को आज याद करके ये कार्यक्रम है, पूरा देश जाने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, कितना ऊंचा व्यक्तित्व था उनका, कितनी महान परंपरा के ध्वजवाहक थे वो। ये बात हमारी तरुणाई को पता होनी चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सत्तावान किया उन्होंने, किसी एक दल का कार्यक्रम यह नहीं, सब लोग मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें। और वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री जी की पार्टी के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े नेता थे। हमारे दल के नेता नहीं थे वो, देश के गृह मंत्री थे। हां, ये दीगर बात है, देश के सामने उनके व्यक्तित्व को लाने का काम यदि किसी ने किया है, वो देश के प्रधानमंत्री, विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी, मैं नौजवान मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, जब इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी दिल्ली में, जब संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली, तो उन्होंने ये कहा था, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवा आने चाहिए, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बच्चे आने चाहिए। सबसे अधिक सहभागिता यदि किसी की इस कार्यक्रम में होनी है, आप सबकी होनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह था हमसे। इसलिए नोडल एजेंसीज क्या है? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ताकि छात्रों को, विद्यार्थी को पता चले हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या ऐसे काम किए जिसके कारण आज देश का ये भव्य स्वरूप है। बड़े दुख से कहना पड़ता है, इतिहास ने ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे अनसंग हीरोज को भुला दिया, इतिहास को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अपने तरीके से इतिहास गढ़ दिया, और हमारी नौजवान पीढ़ी को एक ऐसा इतिहास परोस दिया जो वास्तव में हमारा वो इतिहास था ही नहीं। और ये बीड़ा देश के प्रधानमंत्री ने उठाया, और जिस महापुरुष के विषय में ये आज कार्यक्रम है, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है लौह पुरुष? उनके नाम क्या है? सरदार की उपाधि क्यों है? इसके विषय में विचार करना पड़ेगा। बहुत से महान नेताओं ने अपना योगदान दिया देश की आजादी के लिए, लेकिन देश के स्वतंत्र होने तक
और उसके बाद जो भारत का निर्माण हुआ, उसमें कुछ ऐसे महान नेता थे जो अपनी अमिट छाप छोड़कर गए, और उनमें से एक वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल गुजरात में उनका जन्म हुआ। गांव के स्कूल में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। एडवांस स्टडीज के लिए लंदन चले गए, बैरिस्टर बन के आ गए। और जिस समय वो बैरिस्टर बन के आए थे, गिने चुने लोग थे पूरे देश में जो बैरिस्टर थे, लॉयर थे। वो चाहते तो शान और शौकत का जीवन जी सकते थे, लेकिन दिल में देश को आजाद करने की भावना, दिल में आजादी की लौ उनको बैरिस्ट्री को छोड़कर संघर्षपूर्ण आजादी के रास्ते पर लेकर आ गए। ऐसे लोग पुरुष थे। उनको आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। अब वो क्यों कहा गया उनको? मेरे नौजवान मित्रों, जब ये देश आजाद हुआ, देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन जब आजाद हुआ तो देश में 562 रियासतें थी, 562, और जिन्होंने देश को आजाद करवाया उस समय एक षड्यंत्र किया गया। एक ऑप्शन दे दी इन 562 रियासतों को। आप चाहे तो भारत के साथ मिल जाए, आप चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए, और आप चाहे तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रख लें अपनी। ये ऑप्शन दे दी थी। और गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। कितना मुश्किल समय रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए, और कितना संवेदनशील विषय था। कितनी बड़ी चुनौती थी वल्लभ भाई पटेल के सामने, लेकिन उनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि मुश्किल में शांत और दृढ़ रह सकते थे। वो वल्लभ भाई पटेल थे, शांत भी और दृढ़ भी। और कैसे उस चुनौती का सामना किया, इकट्ठा कर दिया पूरा गणराज्य। और ये जो आधुनिक भारत का जो आप नक्शा देखते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस में लगा होता है, उस नक्शे का निर्माण यदि किसी ने किया है, उसका इकलौता श्रेय, मैं कह सकता हूं इकलौता श्रेय, ओनली क्रेडिट वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उसमें 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, कश्मीर और निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद इतना स्ट्रांग था, हमारे पास, भारत के पास इतनी फौज नहीं थी जितनी उनके पास थी। उनको प्यार से समझाया, नहीं समझे। उनकी इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ थी। वल्लभ भाई पटेल को लगा यदि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में चला गया तो मेरी भारत मां का एक बाजू कटकर पाकिस्तान चला जाएगा। यह विचार था उनका। पहले प्यार से समझाया, नहीं समझे, फिर डराया, नहीं समझे, फौजों को आदेश कर दिया, कूच करिए हैदराबाद की ओर। जब हमारी फौजें कूच करने लगी, दौड़ता दौड़ता निजाम ऑफ हैदराबाद सरदार पटेल के चरणों में गिर गया। मैं भारत के साथ। ऐसे महान पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसलिए उनको आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा गया। मित्रों, अब सरदार कैसे लगा उनके सामने?
बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था 1928 में, भारत होली का आंदोलन उसका नाम था। पूरे देश में सूखा पड़ गया था, पूरे देश में सूखा पड़ा था और अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया था कि फसल का लगान इस बार पहले से 30% अधिक देना पड़ेगा। बहुत कोशिश की किसानों ने, बहुत गुहार लगाई किसानों ने, बदले में लाठी डंडे मिले किसानों को। उस समय का बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट उस समय का था। उस समय किसानों के सामने उनका नेतृत्व करने में कोई यदि खड़ा हुआ तो वो वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए। लंबा आंदोलन चला, भारत होली का आंदोलन, और उस आंदोलन के बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया। देश के गृह मंत्री थे। ये जो आप आजकल आईएएस, आईपीएस, आप में से कई मेरे मित्रों की इच्छा होगी कि या तो आईएएस बने या फिर आईपीएस बने। वो किसकी देन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। उनका मानना था मजबूत राष्ट्र यदि बनाना है, प्रॉस्पर कंट्री यदि बनाना है, प्रोग्रेसिव कंट्री यदि बनाना है, तो मजबूत प्रशासन भी बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आईएएस और आईपीएस की संकल्पना इस देश को दी। ऐसे महान योद्धा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप में से पता नहीं कितने लोग गए हैं। गुजरात के केवड़िया में आप जाइए कभी, और मैं तो जितने आपके अध्यापक और टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे हैं, मेरे से प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आपके स्कूल्स के एजुकेशनल टूर्स लगते हैं तो बच्चों को केवड़िया लेकर जाइए। वहां देखिए नरेंद्र मोदी ने कितनी भव्य मूर्ति बनाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर ऊंची। जितना ऊंचा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, वैसे ही ऊंची भव्य मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनाई। मित्रों, ये इतिहास में दर्ज और आपको पता होना चाहिए। इसलिए पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में सिंपोजियम होंगे, डिबेट्स होंगे। पूरा एक वर्ष तक ये कार्यक्रम चलने वाला है मित्रों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नौजवान इसमें सहभागिता जरूर करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग मोबाइल ऑपरेट करते हैं। मेरी आपसे आज एक प्रार्थना है, आज घर जाकर गूगल में सर्च करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में, और जब उनके विषय में आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आप पक्का आज घर बैठ के कहेंगे कि ऐसा महापुरुष भी इस देश में हुआ था और हमें आज तक पता नहीं। तब मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी को आप पत्र जरूर लिखेंगे अपनी ओर से। नरेंद्र भाई मोदी जी को पत्र लिख के कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच देश के प्रधानमंत्री जी, आपने इस महान व्यक्तित्व के बारे में हमारा परिचय करवा दिया। ये पक्का आप लिखेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ। ऐसे महान पुरुष थे। और एक महान देश के प्रधानमंत्री ने जो और किया है, और ये इस कार्यक्रम की कड़ी में है। आपको याद होगा कुछ समय पहले
देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से एक आह्वान किया था, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है। 60% of the total population is at the age of 35 to 45. इतना यंग भारत है, इतना यंग देश है, और इसलिए आपसे आह्वान किया देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि मुझे 1 लाख युवा चाहिए, 1 लाख युवा। और आपको पता होगा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है। वो निर्णय किसके दम पर किया है? आप सबके दम पर किया है, नौजवानों के दम पर किया है। और वैसे भी तो कहावत है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसलिए आपको आह्वान किया उन्होंने, 1 लाख युवा चाहिए, और शर्तें 3 हैं। वो युवा सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, वो युवा पैट्रियट होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, और उस युवा के सामने राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, केवल मेरा देश। ये 3 शर्तें हैं। और उन्होंने एक और आह्वान किया है, ये युवा केवल मेरे दल का ना हो, इस देश में जितने भी दल हैं, इस देश में जितने संगठन हैं, इस देश में जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं जो देश का चिंतन करती है, देश के विषय में सोचती है, देश के विषय में चिंतन मनन और मंथन करती है, वो सब संस्थाएं निकालें 1 लाख युवा। और उसके लिए शर्तें जो मैंने कहा, 3 शर्तें हैं। ये 1 लाख युवा प्रधानमंत्री जी को सपने को, वो सपना क्या है? 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड के समकक्ष जाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और आप युवाओं के दम पर किया है। और यदि 1 लाख युवा निकल कर आ गए तो प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय को, सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए पूरे गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, ऐसे युवाओं की तलाश करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, अब तो समाज भी मानता है, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कोर्स की पढ़ाई तो करनी है। जो आपने लक्ष्य रखा है, मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा या बनूंगी, मैं आर्मी में जाऊंगा या जाऊंगी, वो तो करना है, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में देश का भी चिंतन करना है, साथ में यह भी विचार करना है, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के प्रति क्या योगदान कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसकी भी चिंता आप सबको करनी है मित्रों। यह सेंट्रल आइडिया था आज के इस कार्यक्रम का, यह मर्म था आज के इस कार्यक्रम का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नोडल एजेंसी के रूप में जो इंस्टीट्यूशन इस काम में लगे थे, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में सबसे अधिक धन्यवाद नौजवान मित्रों में आपका देना चाहता हूं। तालियां बाद में मारना, मैंने धन्यवाद क्यों दिया सुन लो, क्योंकि नौजवान आजकल भाषण सुनते नहीं है, और आपने इतने संयम से मेरी बात को सुना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी, आपको प्रणाम भी करता हूं।
राज मुझे लगता है आज सरदार पटेल के विषय में जो आपने जाना है थोड़ा बहुत मुझसे, ये भी और देश के प्रति आप आने वाले समय में चिंतन करेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप सबके ऊपर है इसका अंदाजा लगाइए। और मैं तो कहता हूं कि हमारे देश का कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को ये जो नौजवान पीढ़ी है ये भी बहुत पसंद करती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य इस देश का। और मैं आपको बड़ी सच्ची बात एक बता रहा हूं, आप तो इस एज में हो जहां आप विचार भी करते हो, सोचते भी हो, देश के प्रति चिंतन भी करते हो। सोशल मीडिया इतना एक्सपोजर है आजकल, क्योंकि मैं सांसद हूं। जब हमारी संसदीय दल की बैठकें होती हैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ हम ऐसे बैठते हैं जैसे आप और मैं बैठे। मेरे पड़ोस का एक बच्चा जिसकी उम्र केवल 6 साल है, 6 साल आयु है उसकी बच्चे की, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है वो। एक दिन मुझे रोक के पूछने लगा, बोले ताऊ जी देश के प्रधानमंत्री कैसे रहते हैं? कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने पूछी। मैं देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूं, आप मुझे मिलवा दो उनसे, क्योंकि आप तो एमपी हो, आप तो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते होंगे। अगली बार मुझे साथ लेकर चलना, मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं। 6 साल का बच्चा, उस 6 साल के बच्चे का हीरो देश का प्रधानमंत्री। कितना बड़ा सौभाग्य है मित्रों। और आज देश कहां से कहां पहुंच गया, चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति ये देश बन गया, और 2 साल के भीतर हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। पूरे विश्व में इतनी आर्थिक मंदी है और भारत की जीडीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है देशभक्त प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा है, देशभक्त प्रधानमंत्री।